नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग पल्स टिक वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग में आने वाले दोषों के कारण एवं उनके उपाय पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आज के हम अपने प्रशिक्षण में पल्स टिक वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में टिक वेल्डिंग के बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। टिक वेल्डिंग क्या है? टिक वेल्डिंग जो हमारी है वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इनर्ट गैस मतलब हमारी अक्रिय गैस, आर्गन, हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस मतलब इनर्ट गैस, जैसे कि नाम में है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वह नॉन कंज्यूमेबल होता है। हमें अलग से फिलर रॉड की इसमें आवश्यकता पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए। और इसमें हम इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी शील्डिंग के लिए काम आती है। शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग हमारी गैस की परत होती है जो कि हमारे मोल्टेन फूल मतलब पिघले हुए धातु के पिंड में जो हमारे उसको कवर करती है, उसको झांप लेती है चारों तरफ से, ताकि वातावरण में मौजूद जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी दो गैसें हैं, वह हमारे वेल्ड मेटल पूल से रिएक्शन ना करें और हमें दोष उत्पन्न ना हो। इसलिए हम यहाँ पे इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आपने पहले वीडियोस में देखा होगा, टिक वेल्डिंग क्या है, इस्तेमाल क्या है। अब टिक वेल्डिंग में हम पल्सों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पल्स क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कौन सी हमारी, जो हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, जो सिंपल हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है, उसे हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तुलनात्मक चलेंगे कि पहले हम जानते हैं कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग में ऐसा क्या है जो पल्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में ऑपरेटर वेल्ड किए जाने वाले जोड़ के अनुसार करंट का चयन करता है। सही बात है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले जोड़ किए जैसे हमारा जो हमें वेल्डिंग करना है जिस जॉब की, उसकी मोटाई के अनुसार हम अपना इलेक्ट्रोड का भी चयन करते हैं और करंट का भी चयन करते हैं। तो इसमें आगे और क्या लिखा है, करता है। और तो वह आर्क द्वारा उत्पन्न हीट और पिघली हुई धातु उत्पन्न धातु तथा जॉब द्वारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन द्वारा ट्रांसफर हीट में संतुलन रखता है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में हम जब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, तो हम सबसे पहली चीज तो अपने जॉब के आधार पे हम करंट और इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तब कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये हमारे ऊष्मा के फैलने के तीन माध्यम हैं। कंडक्शन में हमारा जो ऊष्मा है वो ठोस मेटल में ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन में हवा के माध्यम से, वो क्या बोलते हैं, द्रव के माध्यम से होती है, और रेडिएशन में वातावरण में मौजूद गैसें के माध्यम से जो हमारी हीट फैलती है, वो ये तीन चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब वेल्डिंग हम शुरू करते हैं तो जो हमारी हीट उत्पन्न होती है वह हमें मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ती है और उसका पूरा का पूरा संतुलन रखना पड़ता है। लेकिन टिग वेल्डिंग में धातु के पिघलने को पल्स करंट को उच्च मान तथा नियमित अंतराल के साथ नियंत्रित किया जाता है। अब टिग वेल्डिंग में क्या है? टिग वेल्डिंग में हम अपनी आ रही करंट को कुछ सेकंड के लिए उच्च मान मतलब हाई वैल्यू पर फिक्स कर सकते हैं, जिससे उतने सेकंड के लिए जो हमारा करंट रहेगा वो इतना ज्यादा रहेगा कि हमारा मेटल धातु पिघल जाए, और फिर उसके बाद करंट जो है वो बैकग्राउंड में चली जाती है। मतलब यहाँ हमारी मशीन बंद नहीं होती है, लेकिन वह जो करंट होती है वह अतिरिक्त हीट प्रोड्यूस नहीं करती है इलेक्ट्रोड के माध्यम से,
ताकि जो हमारा मेटल गल करके गर्म हुआ है उसको ठंडा होने का समय मिल सके। तो टिक वेल्डिंग में पल्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम करंट की पल्स का उपयोग करेंगे। पल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम करंट का जो प्रवाह है उसको कुछ सेकेंड्स के लिए ज्यादा कर देंगे और उसके बाद उसको फिर बचे हुए समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि 10 सेकेंड हम चयन करते हैं कि 10 सेकेंड में 4 सेकेंड के लिए करंट जो है वो उच्च मान पर रहे और 6 सेकेंड के लिए बैकग्राउंड में रहे। इससे होगा ये कि हमारी आर्क जो है वो बंद नहीं होगी, लेकिन उन 4 सेकेंड में हमारा तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हमारा फ्यूजन या पेनिट्रेशन अच्छे से अच्छा हम प्राप्त कर सके। तो यह जो पल्स करंट जो सेट किया जाता है, या हमारी टिक वेल्डिंग मशीन जो होती है बहुत ही आधुनिक होती है। तो इन मशीनों में हमें बस उसमें फीड करना होता है कि हम कितने सेकेंड्स का एकदम पीक इंटरवल चाह रहे हैं और कितने सेकेंड्स के लिए हमें बैकग्राउंड करंट चाहिए। चलिए इन सब के बारे में हम आगे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग में थोड़ा सा अंतर समझाते हुए यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि पल्स क्या है। नॉर्मल हम टिक वेल्डिंग से वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन पल्सों का उपयोग करने से हमारी जो वेल्डिंग है वो और ज्यादा स्मूथ और अच्छी हो जाती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पल्स टिक वेल्डिंग क्या है, कैसे करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम। प्रारंभ में इसमें 5 से 12 एम्पियर करंट सेट किया जाता है। उसके बाद वेल्ड की जाने वाली धातु के अनुसार पल्स करंट सेट किया जाता है। पेनिट्रेशन सही प्राप्त करने के लिए अवधि सेट की जाती है। हीट इनपुट पल्स करंट और ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। पल्स करंट गुणे ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। इसके बारे में पहले कुछ समझते हैं। चलिए, इसमें पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी वेल्डिंग शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा एक अपने आप को अंदाजा लगाने के लिए पहले जो हम उसमें एम्पियर सेट करते हैं। एम्पियर मतलब करंट जो सेट करते हैं वो 5 से 12 एम्पियर करते हैं। 5 से लेकर के 12 एम्पियर तक हम करंट सेट करते हैं। उसके बाद की जो करंट है वो वेल्ड की जाने वाली धातु के अनुसार, मतलब हम क्या करते हैं, जो हमें इससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि धातु में हमारी कितनी सेकंड के लिए हमें पल्स की जरूरत है, तो वह हम फिर उसके बाद सेट करते हैं। पेनिट्रेशन सही प्राप्त करने के लिए अवधि सेट की जाती है। अवधि सेट की जाती है किस चीज की? अवधि सेट की जाती है पीक करंट और बैकग्राउंड करंट के लिए। वो पीक करंट क्या है, बैकग्राउंड करंट क्या है, वो भी हम आगे जानेंगे। पहले हम यहाँ पे इतना देख लेते हैं। हीट इनपुट मतलब जो हम अपने मेटल में इनपुट कर रहे हैं, मतलब जो हम उसमें डाल रहे हैं, जो हीट हम उत्पन्न कर रहे हैं, वह निर्भर करती है पल्स करंट और ड्यूरेशन पर। पल्स करंट गुणे ड्यूरेशन पर, मतलब कि पल्स करंट हमारी कितनी है और उसको हमने कितनी देर तक हमने मेंटेन किया है। अगर पल्स करंट हम कुछ सेट करें और उसको कुछ थोड़ी देर, मतलब उतने सेकंड के लिए जो करंट है वह भी हमारी बढ़ जाएगी और उतने समय के लिए बढ़ जाएगी। एक जो निश्चित समय जो हम सेट करेंगे उतनी देर के लिए ही हमारी पल्स एक्टिवेट होगी। उसके बाद जो है करंट जो है वह बैकग्राउंड करंट में चली जाएगी। इस मोल्टेन पूल को और पल्स जो है मोल्टेन पूल को और अधिक गर्म करती है और अधिक फिलर रॉड या वायर को पिघलाती है, और जब उचित पेनिट्रेशन प्राप्त हो जाती है तो पल्स को रोक दिया जाता है। वेल्ड मेटल ठंडा होने पर ठोस हो जाता है और अगली पल्स की तैयारी हो जाती है। हम जो टिक वेल्डिंग करते हैं इसमें हमारा फ्लक्स कोई जो हमारा स्लैग होता है स्लैग बनता नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि हम अपने मेटल को गलाते हैं और उसको इतना गर्म कर देते हैं, इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं कि उसमें पेनिट्रेशन बहुत ही डीपली हो सके, बहुत अच्छा पेनिट्रेशन हो सके। और जितना अच्छा पेनिट्रेशन होगा हमारी वेल्ड उतनी अच्छी होगी, वेल्डिंग हमारी उतनी मजबूत होगी, हमारा जो धातु है ज्यादा से ज्यादा भार को सह सकेगा। तो जब मोल्टेन जो पल्स जैसे ही हमारी स्टार्ट होती है वह मोल्टेन पूल को और ज्यादा गर्म कर देती है, और जब मोल्टेन पूल और ज्यादा गर्म होता है तो उसी गर्मी की वजह से हमारा फिलर वायर, फिलर रॉड जो है वह भी
बहुत ज्यादा मतलब वो भी अधिक पिघलता है। उसके बाद क्या होता है, जिससे हमारी उचित पेनिट्रेशन प्राप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हमारी पल्स बंद होती है, हमारा मेटल ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जितनी सेकंड के लिए हमने उसमें सेट किया है कि पल्स हमारी बंद रहेगी, उतनी ही सेकंड में हमारा धातु अपना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और उतनी ही देर में हम अपनी वेल्डिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तब तक हमारी दूसरी पल्स की तैयारी हो जाती है। मतलब यह एक बार हम जब सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक होती रहती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उतनी ही देर में हमारी अगली पल्स की तैयारी हो जाती है। हम बढ़ाते रहते हैं अपने हाथ को, जब हम वेल्डिंग करते रहते हैं तो अपने जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। वहां वेल्डिंग पूल हल्का हल्का बनता जाता है, और जैसे ही वेल्डिंग पूल पल्स स्टार्ट होती है, वेल्डिंग पूल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वायर भी ज्यादा पिघलती है और पेनिट्रेशन हमें बहुत अधिक और अच्छा प्राप्त। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हम पल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो ऊपर वाला ये है पल्स करंट डीसी के लिए। डीसी का पल्स हम जानते हैं कि वो एक ही साइड में रहती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा पीक ड्यूरेशन है, जहाँ पे हमें करंट सबसे ज्यादा चाहिए थी, वहां पर हमने इसमें ये यहाँ पर ये हमारी पल्स ड्यूरेशन। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे करंट है, करंट हमारी ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन ये हमारी बैकग्राउंड करंट लेवल है। इसमें मशीन ऑन रहेगी, आर्क बनी रहेगी, वह आर्क थोड़ा सा मोल्टन पूल भी बनाएगी, लेकिन जैसे ही हमारी पल्स ड्यूरेशन आएगी, उस ड्यूरेशन पे हमारे मोल्टन पूल का तापमान बढ़ जाए। और या जो नीचे का हमारा जो ये हम वेव देख सकते हैं, जो हमारी पल्स है यह एसी की है। एसी की जो हमारी पल्स बनती है वो साइन फॉर्म में बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो हमारी अवधि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारी पल्स है। इस दौरान हमने पल्स टाइमिंग सेट कर रखी है। तो इस दौरान देखिए कि करंट यहाँ पे कितना अधिक है। और उसके बाद जैसे ही पल्स टाइम खत्म हुआ, बैकग्राउंड करंट स्टार्ट हो गई, बैकग्राउंड पल्स स्टार्ट हो गई, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस बीच उसके बाद फिर से हमारी पल्स स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार हम पल्स का इस्तेमाल करते हैं। पल्स का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि हम बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न कर सकते हैं। उससे हमारे जो धातु है, जिस जॉब की हम वेल्डिंग कर रहे हैं उस पर, और मशीन मतलब उसकी जो हमारी कह सकते हैं कि जो अंदर उसमें डिस्टॉर्शन वगैरह भी उतना ज्यादा नहीं आ सकता है, और जो उसकी हमारे अंदर केमिकल बॉन्ड वो जो भी उसकी इक्वेशंस हैं, जो हमारी उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नहीं बदलती हैं, और हमारी जो मशीन है उस पर भी लोड ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम पल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पल्स स्टिक वेल्डिंग का उपयोग, पल्स स्टिक वेल्डिंग का प्रयोग माइल्ड स्टील, लो एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, ऊष्मा प्रतिरोधक स्टील, टाइटेनियम, निकल, एल्यूमिनियम और उसके अलॉय तथा पतले पाइपों की ऑर्बिटल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि पल्स स्टिक वेल्डिंग का उपयोग हम किन धातुओं पर कर सकते हैं। ऑर्बिट पाइप की ऑर्बिटल वेल्डिंग का मतलब है कि पाइप के चारों तरफ उसमें गोल गोल अगर उसकी हम उसकी ऑर्बिट पे वेल्डिंग करते हैं, उसको ऑर्बिटल वेल्डिंग यहाँ कहा गया है। इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 10 पल्स पर सेकेंड बढ़ाई जा सकती है। मतलब इन धातुओं पर हम पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वह 1 से लेके 10 पल्स प्रति सेकेंड बढ़ा सकते हैं। हीट इनपुट को नियंत्रण करने के लिए पल्स करंट बैकग्राउंड, पल्स फ्रीक्वेंसी और पल्स ड्यूटी साइकिल को वेल्ड किए जाने वाली धातु उसकी मोटाई के अनुसार सेट किया जाता है। मतलब हीट इनपुट, मतलब जो हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने धातु पे, उसको नियंत्रण करने के लिए हम बैकग्राउंड करंट और पल्स फ्रीक्वेंसी और पल्स ड्यूटी साइकिल, इन तीन जो हमारे फैक्टर हैं जो हमारी वेल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे जो है वो हमारे जॉब की मोटाई के अनुसार सेट किया जाता है। यदि हमें कहीं पे हीट इनपुट ज्यादा देर के लिए रखना है तो वहां पे हम पल्स कर जो बैकग्राउंड करंट है उसको कम कर सकते हैं और ड्यूटी साइकिल को बढ़ा सकते हैं। ड्यूटी साइकिल हमारा क्या है उसके बारे में हम
आगे जानकारी प्राप्त करते हैं अभी। ड्यूटी साइकिल क्या है, चलिए यहाँ जानते हैं। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, एक चित्र भी मैं इसके बाद दिखाऊंगा, के अनुसार 10 मिनट के समय में से यदि 60% ड्यूटी साइकिल का अर्थ है 6 मिनट में लगभग 275 एम्पियर करंट का प्रयोग किया गया। मतलब रुकिए, पहले हम इसका चित्र देखते हैं। यह यहाँ पे देखिए कि यह ड्यूटी साइकिल का एक हमारा ग्राफ है, कह सकते हैं। यहाँ पे 60% ड्यूटी साइकिल का समय है कि यदि हम मान लीजिए 10 मिनट का समय मान रहे हैं, 10 सेकंड का समय, सॉरी 10 सेकंड नहीं, 10 मिनट का यदि हमारा ड्यूटी साइकिल है यहाँ पर, तो 60% का मतलब है उस 10 मिनट में हमारी जो करंट है वह, ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं, इधर इस दिशा में मिलाएं, तो लमसम 250 और 300 के बीच, मतलब 275 एम्पियर की करंट हमारी 6 मिनट के लिए इस्तेमाल। उसके बाद हमने उसे 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे थे जैसा कि, और ठंडा होने के लिए 4 मिनट लग सकते हैं। निश्चित ड्यूटी साइकिल के लिए स्वीकृत मात्रा से अधिक करंट बढ़ाने पर ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। नुकसान से बचाने के लिए इसमें थर्मल कट आउट फिट किया जाता है जो अधिक तापमान पर ट्रिप कर जाता है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा हमने भी ग्राफ में भी देखा कि यदि हम 10 मिनट का अपना ड्यूटी साइकिल मान रहे हैं, ड्यूटी साइकिल मतलब क्या कि 10 मिनट अगर हमने उस पर पूरा कार्य किया, तो उस 10 मिनट में अगर 60% हम ड्यूटी साइकिल का अर्थ है कि 6 मिनट के लिए हमारी जो करंट वहां पे है उच्चतम एकदम इस्तेमाल होगी, और उसके बाद का जो बचा समय है 4 मिनट लगभग, वो हम ठंडा होने के लिए उसको मान सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमारा थर्मल कटआउट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यदि हमारा तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो हमारी जो मशीन है वो, उसकी जो एमसीबी है वह ट्रिप कर जाती है और मशीन बंद हो जाती है, जिससे हमारी मशीन डैमेज होने से हम उसको, टिक वेल्डिंग मशीन को हम बचा सकते हैं। ड्यूटी साइकिल का चित्र भी मैंने आपको ये दिखाया। चलिए अब हम पल्स टिक वेल्डिंग क्या है उसका हम जानकारी हमें अभी मैंने आपको पीछे दी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करते हैं कि टिक वेल्डिंग में होने वाले जो दोष हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या उपाय है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा दोष है वह है इलेक्ट्रोड की अधिक तेज खपत। मतलब हमारा इलेक्ट्रोड जो है वह बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं टिक वेल्डिंग का जो इलेक्ट्रोड होता है वह नॉन कंज्यूमेबल होता है, खपत होती है लेकिन उसकी खपत इतनी ज्यादा कम होती है कि वह नाम मात्र के लिए है, उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसलिए यदि हमारे किसी वजह से भी इलेक्ट्रॉन की खपत ज्यादा हो रही है तो चलिए उसका कारण जानते हैं। पहला जो कारण है वह है शील्डिंग गैस अपर्याप्त है। मतलब कि जो हमारी शील्डिंग गैस है वह उतनी वो पर्याप्त नहीं है कि वह हमारी बाहरी वातावरण में जो मौजूद दो वो कमियां जो भी गैसें हैं उनसे उसको बचा सके, और अधिक हीट होने पर हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह वातावरण में मौजूद वातावरण में मौजूद जो भी हमारी गैसें हैं उनसे रिएक्ट कर रहा है और वो पिघल रहा है। दूसरा जो हमारा कारण है रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग, अपेक्षित करंट के लिए इलेक्ट्रोड बहुत छोटा होना, मतलब हमारा, और संदूषित इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग जो है हमारा, जो हमारी अपेक्षित करंट है उसके हिसाब से बहुत कम होना, जो हमारा इलेक्ट्रोड उसका साइज छोटा होना, और कई बार होता है कि हमारा इलेक्ट्रोड दूषित हो जाता है, उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यदि हमारा धातु ऑक्सीजन से मिलके उसका ऑक्साइड बनाने लगे तो उसे हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसके उपाय क्या हैं। सबसे पहला उपाय जो है हमारा शील्डिंग गैस है, मतलब गैस का प्रवाह बढ़ाएं। यदि गैस का प्रवाह सही है तो नोजल साफ करें, व नोजल को जॉब के करीब लाएं। यदि हमारे नोजल और जॉब के बीच की गैप ज्यादा है तो वह जो हमारी शील्डिंग गैस होती है वह सही से काम नहीं कर पाती है। तो हमें जॉब को नोजल के करीब लाना है, लेकिन उससे
बिल्कुल इतना करीब, मतलब उसको उससे टच नहीं होने देना है। और दूसरा जो हमारा उपाय है कि रिवर्स स्टेट पोलैरिटी का प्रयोग करें और संदूषित पार्ट जितना है उसको काट दें। हमारा जो इलेक्ट्रोड का जितना दूषित पार्ट है उसको काट के हटा दें। जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसकी दोबारा ग्राइंडिंग करके उसकी टिप बना करके उसको दोबारा इस्तेमाल करें, और जितना हमारा खराब हिस्सा है उसको हम काट दें। और यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी के स्थान पर हम स्टेट पोलैरिटी का प्रयोग करें तो हम अपने इलेक्ट्रोड की अधिक तेज खपत को रोक सकते हैं। अगला जो हमारा दोष है वह है आर्क स्थिरता। कई बार होता है कि हमारी जो आर्क है वह स्थिर नहीं रहती। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहला कारण है मूल धातु गंदी होना, मतलब जिसकी हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं वह धातु गंदी। दूसरा है जोड़ बहुत तंग होना, मतलब जिस जगह हम वो वेल्डिंग करने जा रहे हैं वह बहुत ज्यादा संकरा होना। तीसरा हमारा जो कारण है वह है संदूषित इलेक्ट्रोड। यदि हमारा इलेक्ट्रोड दूषित है तो भी हमारी आर्क स्थिर नहीं रह पाती है। चौथा है इलेक्ट्रोड का बड़ा व्यास, अधिक लंबी आर्क, मतलब यदि हमारा इलेक्ट्रोड जो है जिस जगह हम वेल्ड कर रहे हैं जितना हमारा ग्रूव है उससे ज्यादा चौड़ा अगर इलेक्ट्रोड है तो भी हमारी आर्क स्थिर नहीं रह पाती है। और आर्क यदि हम लंबी कर दें, आर्क लेंथ यदि हम लॉन्ग आर्क लेंथ का प्रयोग करें, लॉन्ग आर्क लेंथ की आर्क वैसे भी स्थिर नहीं रहती। तो हमें इनके उपाय में क्या करना है कि जब भी हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करें उसको यांत्रिक व रासायनिक विधि से साफ करें। हमारा जो जॉब है उसको मतलब फिजिकली अगर उसको साफ कर सकते हैं तो साफ करें, और यदि फिजिकली नहीं है तो उसको हम केमिकल्स की सहायता से भी उसको हम साफ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कारण था जोड़ बहुत तंग होना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रुप जो है वो इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोड से वह ज्यादा छोटा ना रह जाए और वेल्डिंग आसानी से कर सकें। संदूषित इलेक्ट्रोड जितना होता है उसका सिरा हम काट देते हैं, और सिरा काटने के बाद हम इलेक्ट्रोड की टिप को फिर से ग्राइंड करके उसको उसकी टिप बना करके इलेक्ट्रोड का फिर से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोड का व्यास चौड़ा है तो हमें छोटे व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना चाहिए। और लंबी आर्क यदि है तो हमें इलेक्ट्रोड को कार के नजदीक लाएं और शॉर्ट आर्क बना करके यदि हम वेल्डिंग करें तो अपनी इस जितने भी कारण हैं इनको दूर कर सकते हैं और आर्क को हम स्थिर बना सकते हैं। चलिए अगले दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोष है पोरोसिटी। टिक वेल्डिंग में पोरोसिटी के क्या कारण हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब पहला जो हमारा कारण है गैस अशुद्धियों की उपस्थिति, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जल वाष्प, मतलब गैस में अशुद्धियां जो हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन या हमारा वाटर वेपर मौजूद है, इस वजह से भी हमारी पोरोसिटी आती है। पोरोसिटी हमारा सबसे प्रमुख कारण है। जैसे ही हमारी गैस थोड़ी सी भी अशुद्ध हो जाती है तो हमें सबसे पहले जो दोष देखने को मिलता है वह पोरोसिटी ही होता है। उसके बाद अगला कारण क्या हो सकता है पोरोसिटी का, पुराने एसिटिलीन होस पाइप का प्रयोग। मान ली हम यहाँ पे गलती से पुराने होस पाइप का इस्तेमाल कर लें और गलती से एसिटिलीन पाइप का प्रयोग कर लें, हमारी जो गैस यूज होती है वेल्डिंग में, इसमें टिक वेल्डिंग में वह होती है इनर्ट गैसेस, मतलब इनएक्टिव गैसेस होती हैं वो। और हमारी अगर हम वर्कशॉप में हमारे पास कई प्रकार की होज होती हैं, यदि हम गलती से उसमें एसिटिलीन पाइप का होज लगा दें तो भी हमारी पोरोसिटी का दोष जो है वो देखने को मिलता है। अगला हमारा कारण क्या हो सकता है, गैस तथा जल पाइप का बदल जाना। यदि हम अपनी वाटर कूलिंग वाली पाइप और गैस पाइप को गलती से गलत फिट कर दें, गैस की जगह वाटर और वाटर की जगह गैस पाइप इस्तेमाल कर लें, तो हमारी जो पानी वाली जल पाइप में जो हमारा पानी होता है वह हमारा गैस के साथ सामने आता है और वह हमारा जलवाष्प की तरह उसमें काम करता है, जिससे हमें पोरोसिटी का दोष देखने को मिलता है। और अगला कारण जो है बेस मेटल पर ऑयल फिल्म। ऑयल फिल्म मतलब हमारी ऑयल तेल की पतली परत हमारी यदि बेस मेटल पर मौजूद है तो भी हमें पोरोसिटी का दोष देखने को मिलता है। तो यदि हमारी पोरोसिटी दे हो रही है और इनमें से कोई कारण है तो उनके क्या उपाय हैं, चलिए जानते हैं।
यदि हमारी गैस अशुद्ध है तो सबसे पहले हमें 99.995% शुद्ध आर्गन गैस का प्रयोग करें। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम शुद्ध आर्गन गैस का उपयोग करेंगे हमें उतना ही अच्छा वेल्ड मिलेगा और पोरोसिटी का दोष नहीं मिलेगा। हमें पुरानी होस पाइप को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमको बदल देना चाहिए। और कभी भी गैस पाइप और जल वाली पाइप की अदला बदली ना करें, यह कभी नहीं करना चाहिए ताकि हम अपने वेल्ड को अच्छा कर सकें। और यदि हमारा ऑयल फिल्म है तो हमें केमिकल क्लीनर द्वारा उस पर जो हमारी तेल की परत है उसको हमें साफ कर देना चाहिए, ताकि तेल की परत को हमें वेल्डिंग शुरू करने के पहले पूरी तरीके से हटा लेना चाहिए। चलिए अब अगले दोष देखते हैं क्या है हमारा। अगला जो हमारा दोष है वह है जॉब पर टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन क्या है? हमारा जो बेस मेटल है उस पे हमारा टंगस्टन पिघल कर बिना मेटल से उसको फ्यूज हुए ऐसे ही पड़ा रहे। उसके क्या कारण हो सकते हैं? वह कारण चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला है इलेक्ट्रोड के साथ स्पर्श होना। मतलब जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वह हमारा जो फिलर मटेरियल का जो वो है वायर है उसके साथ हमारा टच हो जाना। यदि हमारा फिलर वायर इलेक्ट्रोड से टच हो जाता है तो वह हमारे इलेक्ट्रोड पर जम जाता है और वह कई बार स्थितियों में हमारे टंगस्टन पर हमारी मेटल की एक परत चढ़ जाती है। अगला क्या है? थर्मल झटकों से इलेक्ट्रोड का खंडन। हमारा थर्मल झटके क्या होते हैं? हीट जो हमारी पल्स वेल्डिंग जब इस्तेमाल करते हैं तो हीट हमारी कम ज्यादा होती रहती है। तो कई बार होता क्या है कि हमारा जो धातु है वह जो ऊष्मा के जो झटके उसमें पड़ते हैं एकदम से गर्म और एकदम से ठंडा, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोड क्रैक हो सकता है और वो टूट सकता है। यही कारण है हमारे, इसकी वजह से हमारा टंगस्टन इंक्लूजन का दोष देखने को मिलता है। इनके उपाय क्या हैं? हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग डिवाइस का प्रयोग करें। मतलब हमें अपने इलेक्ट्रोड को धातु से टच ना हो पाए इसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्टर का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा जो उपाय है वह है यह सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रोड के सिरे टूटे या क्रैक ना हो, विशेषकर जब उच्च करंट का उपयोग किया जाए। मतलब अगर हम पल्स स्टिक वेल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए पहले ही कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है जो हमारा वह कहीं से क्रैक ना। यदि हम इन बातों का ध्यान दें तो हम टंगस्टन इंक्लूजन का जो दोष है उसे तो यह थे हमारे कुछ जो हमारे टिक वेल्डिंग में पाए जाने वाले कुछ दोष थे और उनके उपाय थे। अब हम थोड़ा सा टिक वेल्डिंग में हमारी एसी और डीसी दोनों प्रकार की पावर यूनिट इस्तेमाल होती हैं। तो हम चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है वह देख लेते हैं यहाँ पर। तो साधारण मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की भांति ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लाइट अलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, मतलब एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के हल्के अलॉय की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में सिर्फ ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार हम एसी पावर यूनिट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि डीसी पावर यूनिट में इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या 3 फेज 50 हर्ट्ज जिसमें सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर लगा हो उस जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा अंतर है दोनों में वह यह है, एसी पावर यूनिट में इस ट्रांसफार्मर की कूलिंग एयर कूल या ऑयल कूल से की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं एसी जो ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं यह सिंगल फेज या 3 फेज 50 हर्ट्ज की सप्लाई प्रदान करता है। इसकी आउटपुट वोल्टेज 80 वोल्ट होती है। जो हम टिक वेल्डिंग में एसी पावर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसमें यह गुण पाए जाते हैं। और डीसी पावर यूनिट हमारी क्या होती है देखते हैं। बड़े साइज के ट्रांसफार्मर हाई या लो करंट रेंज में उपलब्ध होते हैं तथा स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं। इसमें हम बड़े साइज के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो हमारा अंतर है, एसी आउटपुट का प्रयोग एल्युमिनियम फैब्रिकेशन
और उसके अलॉय के लिए किया जाता है। मतलब एसी जो हमारा आउटपुट है उसका हम उपयोग जो करते हैं वह एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के फैब्रिकेशन के लिए किया जाता है, और डीसी का प्रयोग स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के लिए किया जाता है। जब एसी का प्रयोग करते हैं तो आर्क इग्निशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का प्रयोग करते हैं, और जब डीसी का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे डीसी सप्रेसर यूनिट इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाए जाते हैं। एसी पावर यूनिट में अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ हमारा डीसी पावर सोर्स में जनरेटर या इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारे कुछ अंतर हैं जो हम एसी और डीसी वेल्डिंग में देखने को मिलता है। तो आज हमने जो प्रशिक्षण प्रदान किया उसका सारांश पे आ जाते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पल्स स्टिक वेल्डिंग के बारे में जाना, क्या है पल्स स्टिक वेल्डिंग, ड्यूटी साइकिल क्या है, बैकग्राउंड करंट क्या है, एसी और डीसी जो हमारी करंट होती हैं उसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हमने जो जाना वह यह था कि टिक वेल्डिंग में होने वाले दोष, संभावित कारण और उनके उपायों के बारे में जाना कि हम टिक वेल्डिंग में होने वाले दोषों के क्या कारण हैं और उनको कैसे उपाय कर सकते हैं। और एसी और डीसी पावर सोर्सों में अंतर जाना कि जो हमारी एसी जो पावर यूनिट होती है और डीसी पावर यूनिट जो होती है टिक वेल्डिंग में, उनमें क्या अंतर है यह हमने जाना आज। यह जो मैंने आज आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है यह हमारी एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की किताब जो कि प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई है उससे मैंने दिया है। यदि आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस किताब से और आगे पढ़ सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने आपको टिक वेल्डिंग, पल्स टिक वेल्डिंग और टिक वेल्डिंग में होने वाले दोषों के कारण एवं उनके उपायों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।